हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुंबई में अक्षर और प्याली दोनों गाड़ी में थे और दोनों शेखावत मेंशन ही जा रहे थे। लेकिन अचानक ही प्याली का पेट दर्द होने लगा तो अक्षर अब उसके पेट पर झुका हुआ था और बड़े ही प्यार से उसके पेट को किस कर रहा था। प्याली के हाथ भी उसके सिर पर आ गए थे और उसने उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझा ली थी। अक्षर के चेहरे पर डीप स्माइल आ गई और उसने और भी ज़्यादा इंटेंसली प्याली के पेट को चूमना शुरू कर दिया। प्याली की सांसें गहरी होने लगी थी। अक्षर का तो छूना भी उसे कंट्रोल से बाहर करने लगता था, उसके रोंगटे खड़े कर देता था। और यहाँ तो बीच रास्ते में रुक कर अक्सर सेडिक्टिवली उसे किस कर रहा था। वो तुरंत बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर शेखावत? कोई देख लेगा हमें। अक्सर मुस्कुराते हुए बोला, अपनी बीवी का दर्द दूर कर रहा हूँ। मैंने सुना है प्यार हर बीमारी का इलाज होता है, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे इस दर्द का इलाज मैं अपने प्यार से कर दूं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशंस थे। प्याली उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। अक्सर ऊपर की तरफ उठा और एक बार फिर से गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, अब फर्स्ट एड मैंने तुम्हें दे दिया है, बाकी का दर्द तुम्हारा घर जाकर ठीक करूंगा। प्याली तुरंत बोली, आप भी कुछ भी बोलते हैं। ये बोलकर वो विंडो की तरफ देखने लगी। वहीं अक्सर भी मुस्कुरा रहा था। उसने एक बार फिर से प्याली का हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद वो दोनों शेखावत मेंशन पहुंचे और शेखावत मेंशन आते ही वो सीधा अपने रूम में चले गए थे, क्योंकि प्याली को कुछ कुछ अजीब फील हो रहा था। वो जैसे ही रूम में आई और सीधा वॉशरूम में चली गई तो अक्षर अपनी शर्ट के बटन खोलने के बाद वॉशरूम के अंदर आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना बटरकप? प्याली ने मायूस सा चेहरा बनाया। अक्सर उसके एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वो तुरंत बोला, पीरियड्स आए हैं क्या? प्याली ने अपना सर हाँ में हिलाया। अक्सर के चेहरे पर हल्की सी मायूसी आ गई, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहता था। लेकिन अगले ही पल उसने अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और बोला, कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वॉशरूम से बाहर आया और प्याली के लिए मेंस्ट्रुअल कप और उसके इनरवियर लेकर वॉशरूम के अंदर वापस गया। प्याली ने जैसे ही अक्षर को देखा उसने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। अक्षर समझ रहा था कि उसे शर्म आ रही है। हालांकि अक्षर और प्याली के बीच कोई पर्दा नहीं था, लेकिन प्याली हमेशा ही उससे शर्माती रहती थी। अक्षर तुरंत बोला, यूज़ कर लोगी या फिर मैं हेल्प करूं? उसकी बात पर प्याली ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसके हाथों से वो सब सामान लिया और तुरंत बोली, अब आप जाइए बाहर। अक्षर बोला, क्यों? मैं बाहर क्यों जाऊं? मुझे शावर लेना है। प्याली जल्दी से बोली, मैं जानती हूँ आप बस मुझे परेशान कर रहे हैं मिस्टर शेखावत। अक्सर हैरानी से बोला, इसमें परेशान करने वाली क्या बात है बटरकप? मुझे शावर लेना है, अब मैं शावर भी ना लूं क्या? ये बोलते हुए वो खुद शावर के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी शर्ट तो बाहर ही उतार दी थी, अब उसने अपनी पैंट भी रिमूव कर दी और बॉक्स में शावर के नीचे खड़ा हो गया। जबकि प्याली उसके सामने साड़ी में खड़ी थी। उसे शर्म आ रही थी अक्सर के सामने, क्योंकि पीरियड्स की वजह से उसके कपड़े खराब हो चुके थे। वो तुरंत बोली, अच्छा ठीक है, आप शावर ले लीजिए, उसके बाद मैं चेंज कर लूँगी। ये बोलकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, अक्सर ने तुरंत प्याली का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अगले ही पल उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्याली एकदम से चौंक गई और उसके सीने से लगी। उसकी तरफ देखने लगी। शावर का पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था और वो दोनों पूरी तरह से पानी में भीग चुके थे। अक्सर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला,
मैं जानता हूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। यही ना कि मैं तुम्हारे खराब कपड़े देखूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर इसमें इतना झिझकने वाली बात क्या है बटरकप? ये प्रॉब्लम तो नॉर्मल है और सभी लड़कियों में होती है। और अगर तो भी ये प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं करोगी, इस वक्त पर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारी बातें नहीं समझूंगा, तो और कौन समझेगा? उसकी बातें सुनते हुए प्याली मुस्कुराने लगी थी। उसकी बातों ने उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दिया था। अक्षर ने अब उसके पल्लू को नीचे की तरफ सरका दिया था और फिर उसकी साड़ी को उसकी कमर से उतारने लगा था। प्याली उसके सीने से लगते जा रही थी और धीरे धीरे अक्षर ने उसकी पूरी साड़ी को उसके बदन से अलग कर दिया था। अब सिर्फ शेप वियर और इनर वियर में रह गई थी। अक्सर ने वो शेप वियर और उसके इनर वियर भी उसके बदन से अलग कर दिए और फिर उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया ताकि गर्म पानी की वजह से प्याली थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। तकरीबन 5 मिनट बाद अक्सर ने प्याली के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटर फील हो रहा है? प्याली ने अपना सर हाँ में हिलाया। अक्सर ने उसका माथा चूमा और बोला, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से अपने कपड़े पहन कर आ जाओ। तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, इसलिए जा रहा हूँ यहाँ से, वरना मैं वो सब भी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर प्याली का चेहरा लाल होने लगा। अक्सर अपनी कमर पर टॉवल लपेट कर वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद प्याली ने एक गहरी सांस ली। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहनना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ अक्सर क्लोजेट के सामने खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, पहले तो मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रहा था तो प्याली को पीरियड्स आ जाते थे, लेकिन अब 2-3 दिनों से तो हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे। आई मीन प्याली को नहीं पता, लेकिन मैं तो ट्राई कर रहा था ना। तो फिर पीरियड्स? जब प्याली मुझे मिली थी तो डॉक्टर ने कहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन तब डॉक्टर ने ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं कहा था। ये बोलकर वो अचानक अपना सर झटकने लगा और बोला, मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। हमारे बेबी होंगे, बहुत जल्दी होंगे। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और प्याली बाहर की तरफ आई। अक्सर उसे देखकर मुस्कुराया। वो अब उसे आईने की तरफ ले आया और उसके बालों को ड्राई करने लगा। प्याली को पैम्पर करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। उसने कुछ देर बाद प्याली के लिए चॉकलेट्स भी मंगवाई, जिन्हें देखकर प्याली मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता था आप इतनी रोमांटिक होंगे। अक्सर मुस्कुराया और बोला, चॉकलेट देने से रोमांटिक होने का अवार्ड मिलता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अगर पता होता अब तक तुम्हारे लिए चॉकलेट की कंपनी खोल देता। प्याली उसकी बात सुनकर हंसने लगी। जहाँ एक तरफ अक्सर प्याली को चॉकलेट खिला रहा था, वहीं दूसरी तरफ जन्नत अपने रूम में बैठी चॉकलेट खा रही थी। उसकी उंगलियों पर चॉकलेट लगी हुई थी, जिसे वो लिक कर रही थी, और उसे चॉकलेट लिक करते हुए देख अहान को कुछ कुछ हो रहा था। जब जब जन्नत के होठों की आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई देती, तब तब उसकी नज़रें जन्नत की तरफ आ जाती थी। लेकिन जन्नत को तो जैसे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं था। वो मस्त अपनी चॉकलेट खाने में बिजी थी। अहान उसके पास आया और बोला, मुझे भी खाना है। जन्नत तुरंत बोली, सोचिएगा भी मत, अगर आपको खाना है तो जाकर अपनी शॉप से ले लीजिए, मैं अपनी चॉकलेट आपको नहीं दूंगी। अहान ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वह कौन सा चॉकलेट खाने की बात कर रहा था? वो तुरंत बोला, मुझे चॉकलेट नहीं खानी है हेवन, मुझे कुछ और खाना है। जन्नत जल्दी से बोली, तो जाइए जाकर किचन में बनवा लीजिए ना अहान, मैंने कौन सा आपको मना किया है? अहान चिढ़ते हुए बोला, जब भगवान ने तुम्हें बनाया तो तुम्हारे अंदर रोमांस के सेल डालना भूल गया था क्या? जन्नत मुंह बनाते हुए बोली, अब आपकी भूख से मेरे रोमांटिक होने का क्या लेना देना? अहान मुझे अपनी चॉकलेट खाने दीजिए, बेबी को चॉकलेट खानी है। अब अगर मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। अहान गुस्से से बोला, और मेरी नाराजगी उसका क्या? जन्नत परेशान होते हुए बोली,
आप बेबी थोड़ी ना है अहान, जो आपकी पसंद का खाना मैं खाऊंगी और आप खुश हो जाएंगे। आपका खाना तो आपको ही खाना पड़ेगा। अहान अपनी जगह से उठा और बोला, मुझे लगता है मुझे 1 साल के लिए संन्यास ले लेना चाहिए। जन्नत गुस्से से बोली, हाँ हाँ ले लीजिए आप संन्यास। मुझसे तो वैसे भी आपको प्यार नहीं, मुझे छोड़कर अब संन्यास लेना चाहते हैं। अहान तुरंत उसके सामने बैठा और बोला, ठीक है नहीं लेता। थोड़ा प्यार करें क्या? थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा स्पाइसी वाला रोमांस। चॉकलेट तो तुमने बहुत खा ली। ये बोलकर उसने जैसे ही जन्नत के हाथों से चॉकलेट ली, जन्नत ने रोना शुरू कर दिया। अहान तुरंत उसे अपनी चॉकलेट वापस पकड़ाते हुए बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। ये लो खा लो तुम। चॉकलेट खा लो, ना मैं संन्यास लूंगा और ना ही मेरी जिंदगी में रोमांस होगा। मैं ना इस तरफ का और ना उस तरफ का। तुमने मुझे बीच में लटका कर छोड़ दिया है। जन्नत ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, आपने मेरा पेट मटका बनाकर छोड़ दिया है। अब आपको रोमांस करने को नहीं मिल रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे प्रेग्नेंट भी तो आपने किया ना। अब रुक जाइए 6 महीने, उसके बाद हम करेंगे ना स्पाइसी वाला रोमांस। ये बोलकर उसने एक बार फिर से चॉकलेट खानी शुरू कर दी। अहान उसे घूरती हुई नज़रों से देख रहा था। वो मुंह बनाते हुए अपनी जगह से उठा और सामने मिरर की तरफ चला गया। वहीं जन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। वो अहान की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, मुझे परेशान किया था ना आपने अहान बाबू, तो अब मैं भी आपके पूरे मज़े लूँगी। प्यार तो मैं आपसे करूँगी, लेकिन पहले आपको थोड़ा तड़पा तो लूँ। ये बोलते हुए उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन में रात का वक्त हो गया था और अमानत और रेयान दोनों डिनर के लिए नीचे हॉल में आए हुए थे। बेबी भी उनके साथ ही थे, जो कुछ ही दूरी में फ्रेम में लेटा हुआ था। तभी आरती जी रेयान की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तुमने इस घर की परंपरा को तोड़ दिया है। रेयान ने उनकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। वहीं अमानत भी चौंकते हुए आरती जी को देख रही थी। वो तुरंत बोली, क्या हुआ दादी माँ? क्या हमसे कोई गलती हो गई? आरती जी बोली, अब गलती कहूँ या फिर गुनाह, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनकी बातों ने अब रेयान और अमानत दोनों को डरा दिया था। वहीं निर्भय और तारा के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। संजय जी आरती जी को देखते हुए बोले, क्यों आप बच्चों को डरा रही हो? सीधे सीधे उनसे पूछ क्यों नहीं लेती कि उन्हें हनीमून पर जाना है या नहीं? हनीमून का जिक्र सुनकर रेयान और अमानत दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर शर्म की लाली छाने लगी थी। अमानत तो अमानत, रेयान भी शर्माने में कुछ कम नहीं था। आरती जी रेयान की तरफ देखते हुए बोली, सीमे और तुम्हारे दादू पूरे 1 महीने का हनीमून मनाकर आए थे और तुम्हारे मॉम और डैड तो हर साल हनीमून मनाने जाते थे, लेकिन तुम दोनों ने 2 बार शादी कर ली और एक बार भी हनीमून मनाने नहीं गए हो। अब इसे गुनाह ना कहूँ तो और क्या कहूँ? रेयान तुरंत बोला, आपने तो मुझे डरा दिया था दादी। हम हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? अभी बेबी बहुत छोटा है, अभी तो उसका नामकरण भी नहीं हुआ। आरती जी तुरंत बोली, तो नामकरण के बाद चले जाना, उससे पहले तो मैं तुम लोगों को जाने भी नहीं दूंगी। लेकिन डिसाइड तो कर लो, पैकिंग कर लो, तैयारी भी करनी होगी। अमानत शर्माते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, मुझे लगता है बेबी को भूख लगी है। इससे पहले कि वो रोए, मैं उसे पहले ही जाकर फीड दे देती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बेबी की तरफ आई और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से चली गई। रेयान उसे शर्माते हुए देख मुस्कुरा रहा था। तभी आरती जी तारा की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है अमानत को रेयान के साथ नहीं, तुम्हारे साथ हनीमून पर भेजना चाहिए, ताकि वो भी तुम्हारी तरह बन सके, वरना इस घर में दूसरा बच्चा तो आने से रहा। रेयान तुरंत बोला, दादी आप भी ना। ये बोलकर वो भी अपनी जगह से उठा। सब लोग उसे देखकर हंसने लगे थे। रेयान तुरंत बोला, मैंने भी खाना खा लिया, बेबी को शायद मेरी भी ज़रूरत होगी, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो भी जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था
उन्हें यूं जाते हुए देख अब बाकी सब की हंसी और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। रेयान अपने रूम में आया और आते ही उसकी नज़र अमानत पर गई, जो बेड पर लेटकर बेबी को फीड कर रही थी। लेकिन बेबी का पेट भरा हुआ था, तो वो फीड लेते कैसे? रेयान जाकर उसके बिल्कुल सामने लेटा और बोला, जिसे भूख नहीं लगी उसे फीड करा रही हो, जिसे भूख लगी है उसे करा दो ना, थोड़ा पुण्य मिलेगा तुम्हें। अमानत जो पहले ही शर्म से लाल हुए जा रही थी, अब रेयान की बातों ने उसे और भी ज्यादा शर्माने पर मजबूर कर दिया। वो तुरंत बोली, अब आप भी मुझे परेशान कर रहे हैं। रेयान उसके करीब आया और बोला, मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ। अब सब की बातों ने मुझे वहां से उठने पर मजबूर कर दिया। मेरा पेट भरा ही नहीं, मैं तो बस तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या तुम मुझे मेरा पेट भरने में हेल्प कर सकती हो। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगलियां अमानत के घुटनों पर चलानी शुरू कर दी थी और अमानत की सांसें गहरी होने लगी थी। रेयान ने अगले ही पल बेबी को उसकी गोद से हटाया और खुद उसकी गोद में अपना सिर रख दिया। रेयान की वो तपिश भरी नजरें खुद पर महसूस कर अमानत खुद में ही सिमट रही थी। अमानत का चेहरा एकदम लाल हो चुका था और रेयान ने अब उसे और परेशान करते हुए अपनी बाहें उसकी कमर के आसपास लपेट ली और अपना चेहरा बिल्कुल उसके पेट से लगा लिया। अमानत ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। रेयान तुरंत बोला, अब क्या हुआ? अब तुम मुझे फीड क्यों नहीं करा रही हो? अब तो मैं तुम्हारी गोद में भी आ गया हूँ। अमानत शर्माते हुए परेशान होते हुए बोली, मत परेशान कीजिए ना मुझे रेयान, आपकी ये बातें बहुत हलचल मचाती हैं मेरे अंदर। रेयान ने अब नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, हलचल ही तो मचानी है मुझे। अमानत को समझ नहीं आया अब वो रेयान को क्या जवाब दे। वहीं रेयान ने धीरे से उसकी ड्रेस को ऊपर की तरफ उठाया और फिर उसके पेट पर किस करने लगा। अमानत का हाथ उसके सिर पर आ गया था और वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी थी। रेयान बहुत ही प्यार से उसके पेट पर किस कर रहा था और धीरे धीरे उसने अमानत को नीचे की तरफ लिटाना शुरू कर दिया था और खुद उसके ऊपर झुकना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर बाद अमानत पूरी तरह से बेड पर लेटी हुई थी और रेयान ने उसकी कुर्ती को निकाल दिया था। अमानत अब सिर्फ अपने इनरवियर में थी और इस वक्त वो रेयान को और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो उसके ऊपर झुका उसके पेट को अभी भी चूम रहा था और अब वो धीरे धीरे अपना हाथ उसकी पीठ के पीछे लेकर गया और फिर उसकी इनरवियर को अलग कर उसके बॉसम पर किस करने लगा। अमानत सिसकियां भरने लगी। रेयान के हाथ उसकी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे और अमानत भी उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाए गहरी गहरी सांस ले रही थी, जिनका शोर सिहरन को और भी ज़्यादा मदहोश कर रहा था। वो अब उसकी गर्दन पर लव बाइट्स देने लगा और अमानत ने भी उसकी नेक पर किस करना शुरू कर दिया था। जैसे ही रेयान अमानत के होठों को अपने होठों से छूने लगा, अचानक ही बेबी एकदम से रोने लगा और उसके रोने की आवाज़ सुनकर रेयान और अमानत दोनों की आंखें जो पहले बंद थी वो एकदम से खुल गई और रेयान तुरंत ऊपर की तरफ उठ गया। अमानत भी एकदम से शर्मा गई। उसने जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर किया और रेयान की तरफ देखने लगी, जो बेबी को अपनी गोद में उठाकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। उसे यूं देखते हुए अमानत मुस्कुराने लगी। उसने अपने कपड़े ढूंढने शुरू किए जो साइड में ही नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे। जैसे ही वो अपने कपड़े उठाने लगी, रेयान ने तुरंत उसका एक हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अमानत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रेयान तुरंत बोला, डोंट यू डेयर। उसकी धमकी सुनकर अमानत कुछ पल उसे देखती ही रह गई और उसके हाथ अब खुद ब खुद रुक गए थे। वो यूं ही खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रेयान को देखती रही और रेयान ने तकरीबन 5-10 मिनट में ही बेबी को दोबारा सुला दिया था और अब उसे पालने में लेटा आया था कि बेबी यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। वो एक बार फिर से अमानत की तरफ झुकने लगा तो अमानत ने अचानक से ही करवट ली और दूसरी तरफ हो गई। अब उसकी पीठ रेयान के सामने थी।
हालांकि उसकी आधी से ज़्यादा पीठ ब्लैंकेट से ढकी हुई थी। रेयान ने उसकी पीठ से ब्लैंकेट हटाया और उसके बालों को उसकी पीठ से साइड करते हुए अपने होठों को उसकी पीठ पर रख दिया और एक बार फिर से इंटेंसिटी से उसे किस करने लगा। अमानत ने बेडशीट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया था। रेयान ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे और उसके हाथों को पूरी तरह से खोलते हुए अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझाते हुए और कभी उसके कंधों को चूमने लगा तो कभी उसकी गर्दन को, कभी पीठ को तो कभी उसकी कमर को। अमानत उसके होठों को अपनी बॉडी पर महसूस कर सिहर रही थी और बार बार उसका नाम बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज़ में अपने होठों से ले रही थी, जिससे रेयान और भी ज़्यादा मदहोश होता जा रहा था। अमानत अब थोड़ा थोड़ा तड़पने लगी थी। अचानक ही वो पलट कर रेयान के सामने हो गई, तो रेयान भी उसे मदहोशी भरी नज़रों से देखते हुए पूरी तरह से उसके ऊपर झुककर उसके होठों को चूमने लगा। अमानत भी उसे पैशनेटली स्मूच कर रही थी। दोनों की सांस आपस में घुल रही थी और दोनों एक दूसरे के होठों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद जब रेयान ने अमानत के होठों को छोड़ा और थोड़ा पीछे की तरफ हटने लगा, तो अचानक ही अमानत ने उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटते हुए उसे ना का इशारा किया। वो इस वक्त तड़प रही थी, खुद को पूरी तरह से रेयान को सौंपने के लिए और रेयान को पूरी तरह से महसूस करने के लिए। वो रेयान की तरफ देखते हुए बोली, रेयान मुझे पूरी तरह अपना बना लीजिए ना, हम दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो खत्म। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रेयान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, किसने कहा तुमसे कि हम दोनों के बीच दूरियां हैं? हम दोनों के बीच कोई दूरियां नहीं है ट्रेजर। तुम जिन्हें दूरियां कह रही हो, मैं उन्हें दूरियां नहीं मानता। मैं तुम्हारा कब का हो चुका। बस एक बार थोड़े दिन और हो जाए, तुम पूरी तरह से फिजिकली फिट हो जाओ, उसके बाद तुम मुझे संभाल नहीं पाओगी। तुम जानती नहीं मैं अपने अंदर खुद को कितना कंट्रोल कर रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर अमानत शर्माने लगी थी। रेयान के साथ इस तरह की बातें तो उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था और आज उन बातों से उसका रोम रोम खिल रहा था। रेयान ने एक बार फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे स्मूच करना शुरू कर दिया। अमानत ने भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसकी पीठ को सहलाने लगी। जहां उनका बेबी एक तरफ आराम से सो रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरी रात वो दोनों एक दूसरे को यूं ही प्यार करते रहे। वहीं ठाकुर मेंशन में अरनाथ और मीठी दोनों बेड पर थे और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। अरनाथ ने मीठी को बोल दिया था कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक उन दोनों के बीच इंटीमेसी नहीं होगी। अगर वो बेसब्र है अपनी मीठी के लिए, तो वो सब्र करना भी जानता है। हाँ, वो उस पर अपना प्यार लुटाना चाहता है, लेकिन मीठी की सेहत के साथ खिलवाड़ करके नहीं। और मीठी ने भी उसकी बातें चुपचाप मान ली थी। तड़प तो वो भी रही थी अरनाथ के प्यार के लिए, लेकिन अरनाथ के प्यार को वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो उसे हल्की सी भी तकलीफ नहीं दे सकता। इसलिए अब वो उसकी बाहों में सिमटी हुई सुकून से सो रही थी। तकरीबन 10 दिन बाद आज राठौर मैंसन को खूबसूरती से सजाया हुआ था। सुबह का वक्त था और तकरीबन 9 बज रहे थे। रेयान और अमानत दोनों अपने रूम में थे और तैयार हो रहे थे और साथ ही साथ बेड पर उनका बेबी भी एकदम रेडी हो चुका था। आज उसके नामकरण की रस्म होने वाली थी। आज उनका बेबी पूरा 21 दिनों का हो चुका था। रेयान ने अमानत की तरफ देखा जो आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। वहीं अमानत आईने में से रेयान को देखते हुए बोली, रेयान हम ना बेबी का शेड्यूल सेट कर लेते हैं। सुबह उसे मैं संभाला करूंगी और शाम को आप। रेयान उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और आईने में से उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। बेबी को ना तुम सुबह संभालोगी और ना ही रात को। अमानत ने हैरानी से पलट कर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या बात कर रहे हैं आप? ना मैं उसे सुबह संभालूंगी और ना रात को, तो उसे संभालेगा कौन? रेयान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच कर बोला,
उसकी दादी और उसकी परदादी, क्योंकि जब तुम पूरी रात मुझे संभालोगी तो सुबह कुछ संभालने लायक नहीं रहोगी। उसकी बात सुनकर अमानत उसकी तरफ देखती ही रह गई। वहीं रेयान शरारती मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था और उसकी गर्दन पर झुकने लगा था। अमानत ने उसके कंधों पर अपने हाथ कसे और बोली, आप ना बेशर्म होते जा रहे हैं। रेयान ने उसे तिरछी सी नजरों से देखा और बोला, जब तुम मुझे ये आप कहकर बुलाती हो ना, तो फीलिंग ही अलग आती है। फिर मेरा मन करता है कि दिन में भी तुम्हें रेस्ट ना करने दूं। अमानत ने जोर से उसके सीने पर अपना हाथ मारा और बोली, कुछ भी बोलते हैं आप? ये बोलकर वो वापस आईने की तरफ घूम गई और वहां इधर उधर देखने लगी। रेयान उसकी नज़रों को नोटिस कर रहा था। तभी वो आगे बढ़ा और उसने वहीं साइड में रखी हुई सिंदूर की डिब्बी उठाई। अमानत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि एग्जैक्टली वो वही सिंदूर की डिब्बी ही ढूंढ रही थी। उसे ये बात हमेशा बहुत अच्छी लगती थी कि रेयान उसकी नज़रों को भी पढ़ना जानता है। वहीं रेयान ने उस सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर लिया और अमानत की मांग में सजा दिया। अमानत की आंखों में नमी तैर गई। रेयान ने उसे घूर कर देखा और इशारों ही इशारों में पूछा, क्या? अमानत रोते रोते मुस्कुराई और बोली, मैं बहुत लकी हूँ रेयान। रेयान एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, मेरी नज़रों से देखो, तुम लकी नहीं सेक्सी हो। उसकी बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी हो गई। रेयान तुरंत वहां से भाग गया। अमानत भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, मैं तुम्हें बिल्कुल भी आप कहकर नहीं बुलाऊंगी। तुम आप कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम कहलाने के लायक ही हो। ये बोलते हुए वो तेजी से उसके पीछे भाग रही थी कि अचानक ही उसका पैर लड़खड़ाया, लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले ही रेयान ने जल्दी से उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसका हाथ अमानत की पीठ पर था और वो लगभग से अमानत पर झुका हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं क्या कहलाने लायक हूँ और क्या नहीं ये छोड़ो। पहले तुम ये सुनो कि तुम सिर्फ सेक्सी नहीं हॉट भी हो। मन तो कर रहा है छोड़ूं ये नामकरण की रस्म। पहले जो काम करना है वो कर लूं। एक साथ 3-4 बच्चों के नामकरण करेंगे फिर हम। अमानत जो गुस्से से उसे देख रही थी, उसकी हंसी एक बार फिर से छूट गई। रेयान उसे हंसते हुए देख रहा था। वो कुछ देर यूं ही उसे देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर झुककर उसने बड़े ही प्यार से अमानत का माथा चूम लिया और उसे जल्दी से आईने के सामने वापस लेकर आया। अमानत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी रेयान ने वहीं अब काजल उठाया और पेंसिल से हल्का सा काजल अपनी उंगली पर लेकर अमानत के कान के पीछे लगाते हुए कहा, अब अपनी इतनी हॉट एंड सेक्सी वाइफ को नज़रों से तो बचाना पड़ेगा ना, वरना तुम मुझे क्या संभालोगी, बल्कि मैं तुम्हें संभालता फिरूंगा। अमानत एक बार फिर से हंसने लगी। तभी अचानक से बेबी रोने लगा। रेयान तुरंत बोला, वो देखो बेबी भी रोने लगा। उसे भी नीचे जाने की जल्दी हो रही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मम्मा जल्दी तैयार हो जाओ। लेकिन मम्मा तो अपने मेकअप में बिजी है। अमानत बड़ी बड़ी आंखों से रेयान की तरफ देखते हुए बोली, रेयान आप कितने बुरे हैं। आप खुद कब से मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं मेकअप में टाइम वेस्ट कर रही हूँ। सच में अब मैं आपसे बात ही नहीं करने वाली, जाओ। मैं अपने बेबी को लेकर नीचे जा रही हूँ। आप मुझसे बात भी मत करिएगा। ये बोलकर वो तुरंत बेबी के पास आई। बेबी अब चुप हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसने बेबी को उठाया, बेबी एक बार फिर से रोने लगा। रेयान हंसते हुए वहां पर आया और बोला, देखा कैसे वो तुम्हारे पास आते ही रोने लगा। इसका मतलब साफ है कि अगर तुमने मेरे साथ जरा भी नाइंसाफी करने की कोशिश की ना, तो मेरा बदला मेरा बेबी लेगा। अमानत बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रही और फिर कुछ देर बाद वो दोनों सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आए, जहां पर सारे मेहमान आ चुके थे। ठाकुर फैमिली भी पूरी वहां पर शामिल थी और शेखावत फैमिली भी। अमानत और रेयान दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उन दोनों ने नीचे आकर
सबका आशीर्वाद लिया और फिर तारा ने उन्हें पूजा में बैठने के लिए कहा। रेयान और अमानत दोनों बेबी को लेकर पूजा में बैठ गए थे। अमानत का दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि अभी तक एक्सीडेंट के बाद से ही उसका और जन्नत का ज़्यादा सामना नहीं हुआ था। जन्नत एक दो बार अमानत और बेबी से मिलने के लिए राठौर मेंशन आई थी, लेकिन तब रेयान घर पर नहीं था और अमानत की टेंशन रेयान को लेकर ही थी। हालांकि उसे कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल ये सोचकर ही ज़ोरों से धड़कने लगता था कि रेयान और जन्नत जब आमने सामने होंगे तो कैसी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। रेयान ने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया तो उसकी वो बढ़ती हुई धड़कनें अब थोड़ी नॉर्मल होने लगी। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। जन्नत और अहान दोनों वहीं पर मौजूद थे। जन्नत अहान की तरफ देखते हुए बोली, हम दोनों के बेबी की भी ऐसी ही पूजा होगी ना? जन्नत की बात सुनकर अहान भी मुस्कुराया। उसके चेहरे पर भी एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। हालांकि जन्नत ने उसको बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ रखा था। प्रेगनेंसी के टेंट्रम्स उसके खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे, लेकिन बेबी की एक्साइटमेंट और बेबी से प्यार तो उसे बहुत ही ज़्यादा था। उसने ना सिर्फ जन्नत के मूड स्विंग्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर रखा था, बल्कि बेबी के लिए भी उसने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद पंडित जी ने तारा और निर्भय की तरफ देखते हुए कहा, अब आप बताइए अपने बच्चे का नाम क्या रखना है? तारा और निर्भय दोनों ने रेयान और अमानत की तरफ देखा। रेयान और अमानत ने पहले ही ये फैसला तारा और निर्भय पर छोड़ दिया था। उन्हें भी एक्साइटमेंट थी कि उन दोनों ने बेबी के लिए क्या नाम सोचा होगा। तभी तारा और निर्भय दोनों ने एक साथ मुस्कुराते हुए बोले, अयान। अयान सुनकर रेयान और अमानत दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट लंबी हो गई। अयान मतलब अमानत का और रेयान का यान। शायद उनके बच्चे के लिए इससे ज़्यादा प्यारा नाम हो ही नहीं सकता था। तभी पंडित जी भी बच्चे की तरफ देखते हुए बोले, आज से इस बच्चे का नाम हुआ अयान रेयान सिंह राठौड़। ये बोलकर उन्होंने एक बार फिर से बच्चे को तिलक लगाया और फिर रेयान और अमानत की तरफ देखते हुए उन्हें बच्चे का नाम उसके कान में बोलने के लिए कहा। रेयान ने अमानत की तरफ देखा। अमानत ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं आप बोलिए। रेयान मुस्कुराया और बच्चे के कान के पास झुककर बड़े ही प्यार से बोला, अयान सिंह राठौड़। बेबी एकदम से मुस्कुराने लगा। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली हुई थी। अरनाथ और मीठी भी वहीं पर थे और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। अरनाथ का तो मन कर रहा था कि मीठी को भी किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में उठा ले। आरती जी ने पंडित जी को दान दक्षिणा देनी शुरू की और अमानत और रेयान दोनों अपनी जगह पर ही बैठे थे। सब लोग बच्चे के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए थे, इसलिए अब बच्चे को वो सारे तोहफे दिए जा रहे थे। जन्नत और अहान थोड़ा पीछे की तरफ खड़े थे। जन्नत का बड़ा मन था वो बच्चे को जाकर वो सारे तोहफे दे जो वो उसके लिए लेकर आई थी, लेकिन अहान और उसका वहाँ पर जाना उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। हालांकि वो अमानत से अकेले में बहुत बार मिल चुकी थी, लेकिन रेयान से उसका इस तरह से सामना नहीं हुआ था। उसने अहान की तरफ देखा और अहान ने जब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस किए तो तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप नाराज़ तो नहीं होंगे ना अहान? अहान मुस्कुराया और बोला, नाराज़ जिन बातों पर मुझे होना चाहिए, जब मैं उन बातों पर नहीं होता तो इन बातों पर तो मैं तुमसे क्या ही नाराज़ होऊंगा हेवन। जन्नत तुरंत बोली, ओह रियली, आपको मुझसे किन बातों पर नाराज़ होना चाहिए? अहान एकदम से बोला, ये जो तुम सुबह से लेकर रात तक मुझे किसी चक्की की तरह चलाती रहती हो, उन बातों पर। उसकी बात सुनकर जन्नत ने मुंह बनाया। वो तुरंत बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। ये बोलकर उसने अहान से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन अहान तुरंत उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, अब ज़्यादा नखरे दिखाए ना तो यहाँ से गोद में उठाकर शेखावत मेंशन ले जाऊँगा। और ये जो तुमने नो इंटीमेसी का बोर्ड लगा रखा है ना,
इसे मैंने 1 मिनट में तोड़ फोड़ कर रख देना है। उसकी बात सुनकर जन्नत की बोलती बंद हो गई। अहान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो जन्नत भी हल्का सा मुस्कुराई। वो दोनों अपने हाथों में गिफ्ट बॉक्स लेकर अमानत और रेयान की तरफ आए। अमानत और रेयान ने जैसे ही उनकी तरफ देखा, रेयान के चेहरे के एक्सप्रेशंस तो ज़्यादा चेंज नहीं हुए, लेकिन अमानत का दिल एक बार फिर से ज़ोरों से धड़कने लगा था। एक बेचैनी सी उसे अपने दिल में महसूस होने लगी थी। तभी रेयान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ को कसकर जकड़ लिया। अमानत ने उसकी तरफ देखा। रेयान मुस्कुराते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ ट्रेजर, इस जन्म भी और आने वाले अगले हर जन्म भी। उसकी बात सुनकर अमानत उसकी तरफ देखती रह गई। तभी जन्नत मुस्कुराते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और बेबी तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है। ये बोलते हुए उसने अमानत की गोद में पकड़े हुए बेबी की तरफ देखा। उसके गाल को हल्का सा छुआ। तभी रेयान अमानत की आंखों में आंखें देखते हुए बोला, बेबी का नाम तो प्यारा होगा ही, उसके मॉम और डैड के प्यार का कॉम्बिनेशन जो है। उसकी बात सुनकर अमानत की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। अहान ने भी बेबी के गाल को हल्का सा छुआ और फिर अमानत की तरफ देखते हुए बोला, बेबी बिल्कुल तुम पर गया है, देखो। जैसे ही मेरी हेवन ने उसे हल्का सा टच किया, उसने अपना नाक सिकोड़ लिया। अमानत उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अब अहान ने जन्नत की तरफ देखा और बोला, तुम मुझे तो परेशान करती ही हो, तुमने तो बेबी को भी परेशान कर दिया। जन्नत ने छोटा सा मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। अमानत तुरंत बोली, गलत बात अहान, तुम मेरी बहन को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। उसके मुंह से ये बात सुनकर जन्नत मुस्कुराई। अहान भी जल्दी से बोला, हो रियली? और तुम्हारी बहन जो मुझे परेशान करती है उसका क्या? तुम्हें पता है लोगों को प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन इसे मूड स्विंग्स में थोड़ी सी प्रेगनेंसी है। सुबह शुरू होती है और शाम तक मुझे किसी चक्की की तरह चलाती रहती है। डिमांड करती है कि मुझे ये खाना है वो खाना है, लेकिन जब चीज़ इसके सामने ला कर रखता हूँ तो ये वो नहीं खाती। बोलती है कि अब बेबी का मूड चेंज हो गया और बेबी चाहता है कि वो चीज़ उसके डैड खाएं। डाइटिंग पर रहने वाला मैं अब हर दूसरे दिन पानी पूरी खाता हूँ और चाट पापड़ी तो रोज़ का काम है। मुझे पता भी नहीं था कि पुलाव में क्या क्या डाला जाता है, लेकिन अब मैं शायद दुनिया के बेस्ट पुलाव बनाने लगा हूँ। और आइसक्रीम के कितने फ्लेवर होते हैं ये मुझे अब जाकर पता चला है। उसकी बात सुनकर अमानत हंसने लगी। रेयान भी बोला, वैसे थोड़े टिप्स तुम मुझसे ले सकते हो, मेरी बीवी ने भी मुझे अपनी उंगलियों पर खूब नचाया है। उसकी बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी हो गई और जन्नत हंसने लगी। अहान जन्नत की खिलखिलाती हुई हंसी देख रहा था। अचानक ही उसने जन्नत के गाल पर अपना हाथ रखा तो जन्नत एकदम से कांप गई। अहान मुस्कुराते हुए बोला, मेरी वाली बेशक मुझे उंगलियों पर नचाती है, लेकिन वो मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा देने वाली है। उसके लिए वो बेशक से मेरी जान भी ले ले, वो भी कम है। उसकी बात पर अब जन्नत की आंखों में नमी तैर गई। वो तुरंत वहीं सबके सामने ही अहान के सीने से लग गई और अहान ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रखते हुए उसे अपनी बाहों में कस लिया। वहीं अमानत ने भी रेयान के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था। वह मुस्कुराते हुए रेयान की तरफ देख रही थी और रेयान ने भी उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूम लिया था। बाकी सब लोग भी उन्हें देख रहे थे और उन लोगों को यूँ देखकर बाकी सब लोग भी मुस्कुरा रहे थे। अक्सर और प्याली भी रेयान और अमानत के पास आए और उन्होंने भी बेबी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। तभी अचानक अमानत प्याली की तरफ देखते हुए बोली, अब आप भी किट्टू का छोटा भाई या बहन जल्दी से ले आइए भाभी। उसकी बात सुनकर प्याली हल्का सा मुस्कुराई। अक्षर तुरंत बोला, ऑफ कोर्स, बहुत जल्दी तुम सबको गुड न्यूज़ मिलेगी। प्याली ने उसकी बात सुनकर हैरानी से अक्षर की तरफ देखा। तभी अचानक से ही जश्न और अति ने उसे बुला लिया। वो लोग घर पर जा रहे थे
और किट्टू को अपने साथ लेकर जा रहे थे। अक्षर और प्याली दोनों ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। कुछ ही देर में अक्षर भी प्याली को लेकर वहाँ से निकल गया और अब अरनाथ और मीठी दोनों बच्चे को मिल रहे थे और उसे अपनी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट दे रहे थे। मीठी बच्चे को देखकर खुश हो रही थी और अरनाथ मीठी को देखकर उसका भी बड़ा मन था कि उन दोनों के पास भी ऐसा नन्हा मुन्ना सा बेबी हो, लेकिन अभी मीठी की तबीयत सही नहीं थी तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि पहले मीठी की बॉडी पूरी तरह से रिकवर कर ले। अभी तक तो उन दोनों ने अपनी वेडिंग नाइट भी सेलिब्रेट नहीं की थी। कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद अब सब लोग धीरे धीरे वहाँ से जा चुके थे और सबके जाने के बाद रेयान भी अमानत को अपने रूम में वापस ले आया था। बेबी आरती जी के पास था और इस वक्त वो दोनों रूम में अकेले थे। अमानत ने क्लोजेट में से अपने कपड़े निकाले और उन्हें लेकर चेंजिंग रूम में जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से रेयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अमानत हैरानी से रेयान की तरफ देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ रेयान, आपने मुझे रोक क्यों लिया? मुझे कपड़े चेंज करने हैं। शायद अयान को मेरी ज़रूरत हो तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा ना? रेयान मुस्कुराते हुए बोला, सब लोगों ने तुम्हें और बच्चे को गिफ्ट दिए, क्या तुम्हें मुझसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए? अमानत हैरानी से बोली, आपने मुझे इतना सब कुछ तो दिया है रेयान, मेरे पास कौन सी किसी चीज़ की कमी है जो मैं अब आपसे कोई डिमांड करूँगी? और गिफ्ट की बात तो ऐसी है कि आप ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट हैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रेयान ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, और तुमने भी मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। पहले मुझे बेबी दिया और फिर खुद को भी पूरी तरह मुझे सौंप दिया है। अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ ट्रेज़र। उसकी बातें सुनते हुए अमानत का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी नज़रें हल्की सी झुका ली। अमानत की झुकी हुई नज़रें देखकर रेयान मुस्कुराया। वो धीमे से बोला, मेरी तरफ देखो ट्रेज़र। अमानत गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं नहीं देख पाऊंगी रेयान, आजकल तो आपको देखना भी मुझे बेचैन करने लगा है। पता नहीं मुझे क्या होता है, पता नहीं मुझे क्या होता है। रेयान एक बार फिर से बोला, मुझे इन बेचैनियों को सुकून देना है ट्रेज़र। एक बार मेरी तरफ देखकर मुझे इजाज़त दे दो। अमानत और भी ज़्यादा बेचैन होने लगी थी, जो उसकी गहरी सांसों से साफ पता चल रहा था। वो रेयान की तरफ देख नहीं पा रही थी। रेयान अब एक बार फिर से बोला, प्लीज़ मुझे देखो ना ट्रेज़र। अमानत ने हिम्मत की और अपनी नज़रें उठाकर रेयान की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर नज़र जाने से पहले अमानत की नज़र उसके सीने पर टिक गई और जैसे ही उसने रेयान के सीने की तरफ देखा, उसके लिए जैसे पूरी दुनिया ही थम गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई और रेयान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ ट्रेज़र। अमानत ने रोते हुए ज़ोर से रेयान के सीने पर अपना हाथ मारकर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। रेयान हल्का सा लड़खड़ा गया और अमानत अभी भी रोते हुए उसे देख रही थी। अगले ही पल वो सीधा रेयान के सीने से आ लगी और रेयान ने हल्की सी दर्द भरी आह भरी। उसने अमानत के फेस का टैटू अपने सीने पर करवाया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रही थी और ये उसे अब से नहीं बल्कि सुबह से हो रही थी। जब से उसने वो टैटू बनवाया था, उसने मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर यही काम किया था। जैसे ही अमानत ने रेयान की दर्द भरी आह सुनी, वो तुरंत उससे अलग हुई और रेयान के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली, दर्द हो रहा है? रेयान मुस्कुराते हुए बोला, हो तो रहा है थोड़ा सा, अगर तुम चाहो तो ये दर्द कम भी हो सकता है। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, चाहिए मुझे नहीं करना ये दर्द कम, मुझे तो आपसे बात भी नहीं करनी। ये बोलकर जैसे ही वो दूसरी तरफ घूमने लगी, रेयान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर
उसे वापस अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बड़े ही दिलकश अंदाज में बोला, सच में मुझसे बात नहीं करोगी? मुझसे बात किए बिना रह लोगी? उसकी बात सुनकर अमानत कुछ पल उसकी तरफ देखती रही और फिर रोते हुए बोली, आपके बिना रहना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है रेयान, मैं मर जाऊंगी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कांप उठी थी। उसने तुरंत रेयान के सीने पर से शर्ट पूरी तरह से साइड की और अपने फेस टैटू की तरफ देखने लगी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी थी और आंखों में आंसू। उसने झुककर रेयान की चेस्ट को हल्का सा चूम लिया और रेयान का हाथ उसकी पीठ पर और भी ज़्यादा कस गया। वो उस पर झुका और बोला, मुझे भी तुम्हें किस करना है? अमानत मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मुझे तो दर्द हो ही नहीं रहा, तो आप मुझे किस करके मेरा कौन सा दर्द कम करना चाहते हैं? रेयान ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर लाकर अच्छे से लिटाकर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम्हें किस करने के लिए मुझे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है ट्रेज़र। तुम मेरी हो और मैं जब चाहूँ तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। ये बोलकर वो कुछ पल अमानत की आंखों में देखता रहा और फिर उसने अमानत के ऊपर झुककर उसकी गर्दन को किस करना शुरू कर दिया तो अमानत ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ तुरंत रेयान की पीठ पर आ गए थे और रेयान भी उसे बेतहाशा उसकी गर्दन पर चूमता रहा। अमानत उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर सिहर रही थी और पूरी तरह से वो रेयान में खोने लगी थी। रेयान ने अपना हाथ एक बार फिर से उसकी पीठ की तरफ बढ़ाया और उसके ब्लाउज़ की डोरियां खोलने लगा। अमानत ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रात नहीं है रेयान, दिन का वक्त है। अगर कोई आ गया तो, और अगर किसी ने हमें नीचे बुला लिया तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रेयान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, इतना कंट्रोल कर लिया खुद को? कम है क्या ट्रेजर, जो अब तुम मुझे और ज़्यादा रोकना चाहती हो? अब ना मैं तुम्हारे रोके रुक सकता हूँ और ना ही मैं खुद को रोक सकता हूँ। अब बेशक से कोई भी डिस्टर्ब करे या फिर कोई भी या तुम्हें बुलाए, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना नहीं बना लेता। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मदहोश भरी थी और अब अमानत कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस रेयान की तरफ देखती रही, जो अब एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर उसे स्मूच करने लगा था। रेयान की इस हरकत पर अमानत जितना खुश हो रही थी उतना ही उसे डर भी लग रहा था कि सच में कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर दे। लेकिन रेयान अब सच में रुकने वाला नहीं था। जैसे ही रेयान अमानत के ब्लाउज़ की डोरियां खोलकर उसके ब्लाउज़ को उसके बदन से अलग करने लगा, अचानक ही उनके रूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। अमानत ने तुरंत रेयान को खुद से अलग किया। रेयान गुस्से से दरवाजे की तरफ देख रहा था। अमानत ने जल्दी से उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोली, प्लीज़ नाराज़ मत होइए ना। रेयान गुस्सा मत कीजिए, शायद अयान को हमारी ज़रूरत होगी, शायद कोई अयान को लेकर आया होगा। रेयान जो हमेशा खुद को शांत रखता था, हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। वो गुस्से से बोला, मुझे नहीं पता। अमानत हंसी और बोली, आप हमेशा मुझे समझाते हैं और अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसे तो नहीं हैं। रेयान ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोला, जब बीवी को प्यार करने की तलब हो तो हर मर्द अपना सब्र खो ही देता है। अमानत भी मुस्कुराते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज में बोली, आपकी ये बीवी कहीं नहीं जा रही है, हमेशा आपके पास ही रहेगी, तो आपको ऐसी फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आई प्रॉमिस। अब आप एक बार मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, उसके बाद मैं खुद आपको रुकने नहीं दूंगी। उसकी बात पर रेयान मुस्कुराया और बोला, अगर हम ऐसे ही डिस्टर्ब होते रहेंगे तो अयान के भाई बहन कब आएंगे?
अमानत ने उसे घूर कर देखा और फिर उसे ज़ोर से धक्का दिया तो रेयान पीछे की तरफ हट गया। वो बस अमानत को देखकर मुस्कुराता रहा। अमानत तुरंत बेड से उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन रेयान ने उसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। अमानत ने हल्का सा अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। रेयान बोला, अगर ऐसे जाओगी तो लोग तुमसे 100 सवाल करेंगे। ये बोलते हुए उसने अमानत के ब्लाउज़ की डोरियों को अपने हाथों में पकड़ लिया था, जो उसने पूरी तरह से खोल दी थी, और अब वो उन्हें बांध रहा था। अमानत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जैसे ही रेयान ने उसकी डोरियां अच्छे से बांधी, वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ भाग गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने सर्वेंट खड़ी थी, जो उसे बताने आई थी कि नीचे तारा और आरती जी उसे बुला रही हैं। अमानत ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, तुम चलो, मैं आती हूँ। वो सर्वेंट वहाँ से चली गई तो अमानत ने रेयान की तरफ देखा और उसके पास आई। रेयान गुस्से से बोला, पहले तो मॉम और दादी खुद मुझे तुम्हारी तरफ धकेलने में लगी हुई थी, और अब जब मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ तो उन्हें मेरे से प्रॉब्लम हो रही है। अब पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया है। ऐसे तो कोई इमरजेंसी होगी नहीं। उसकी बातों पर अमानत हंसी और बोली, अब बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि आप अयान के ही डैड हैं। जैसे अयान कभी कभी एकदम से परेशान करता है ना, वैसे आज आप भी बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं रेयान। लेकिन जैसे वो सब्र करता है, वैसे आपको भी सब्र करना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने रेयान की नाक खींची। रेयान ने अगले ही पल उसकी कमर पर अपने हाथ डालते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। अमानत सीधा उसके सीने से आ लगी। रेयान उसे शरारती नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे परेशान कर रही हो? और अगर मैंने परेशान किया तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी। अमानत उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, फिर मरहम भी आप लगाएंगे? रेयान कुछ सोचते हुए बोला, और अगर मरहम लगाते लगाते मेरा मूड फिर से बन गया तो? उसके सवाल पर अमानत शर्माई और तुरंत उसके ऊपर से उठते हुए बोली, पागल हो गए हैं आप? रेयान उसे जाते देखकर बोला, जवाब तो देती जाओ। अमानत ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, आप अपना मूड बनाइए। आपकी बीवी है ना आपका मूड और आपको दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद मदहोशी भरी थी, और अब वो बिना एक पल गवाए वहाँ से चली गई, और रेयान मुस्कुराते हुए उसे जाते देखता रहा। वहीं दूसरी तरफ अहान और जन्नत शेखावत मेंशन आ चुके थे। जन्नत बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अहान ने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में जन्नत सो भी गई थी। अहान हैरान था कि आज जन्नत इतनी आसानी से कैसे सो गई। जब तक वो अहान की नाक में दम ना कर ले, तब तक तो उसे नींद नहीं आती थी। उसने तुरंत जन्नत के पेट पर अपना हाथ रखा और बोला, बेबी, ये क्या बात हुई? आपकी मम्मा तो सो गई। अब आप ही अपनी मम्मा को उठाइए ना, मेरा मन नहीं लग रहा। जब तक आप दोनों मुझे परेशान ना करें, तब तक मेरा भी टाइम पास नहीं होता। आप अपनी मम्मा को कहो ना, मुझे पास्ता खाना है, क्योंकि मेरा आपके लिए पास्ता बनाने का मन कर रहा है। वो बातें कर रहा था और सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब वो बेबी बेचारा कहाँ ही कुछ बोल सकता था, लेकिन जन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। वो सो नहीं रही थी, बस सोने का ड्रामा कर रही थी, क्योंकि उसे अहान को एक सरप्राइज़ देना था। अहान कुछ देर यूं ही जन्नत को देखता रहा, और जब जन्नत नहीं उठी और उसका जन्नत को छोड़कर कहीं जाने का मन भी नहीं किया ताकि वो अपना ऑफिस का कुछ काम कर ले, तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और जन्नत के बिल्कुल बगल में लेट गया। वहीं जन्नत इस चीज़ का तो इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अहान की आंखें बंद हुई, वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर हल्का सा ऊपर की तरफ उठी। उसने बड़े ही प्यार से अहान का माथा चूम लिया और बोली, आप इतने क्यूट हैं ना कि मेरा मन करता है मैं आपको परेशान करती रहूं। आप जो मुस्कुराते हुए मेरे सारे टंट्रम बर्दाश्त करते हैं, उस पर तो मुझे बहुत ही प्यार आता है। लेकिन वो बीवी ही क्या जो अपने पति को परेशान करने के बाद
उसे खुश भी ना करे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही दिलकश एक्सप्रेशन थे। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और उस चीज़ की तैयारी में लग गई जो वो आहान के लिए करना चाहती थी। ठाकुर मेंशन में अरनाथ इस वक्त अपने रूम में था और रूम में अपनी नज़र घुमा रहा था। उसने मन्नत से कहा था कि वो कुछ देर मीठी को अपने पास रोक कर रखे ताकि उसे रूम डेकोरेट करने का मौका मिल जाए। वो किसी और से रूम की डेकोरेशन नहीं करवाना चाहता था, खुद अपने हाथों से ही पूरा रूम अपनी और मीठी की प्यार भरी यादों से डेकोरेट करना चाहता था। उसने सामने वॉल पर ही अपनी और मीठी की बहुत सारी पिक्चर्स लगाई थी जो पहले की थी, और उनमें कुछ पिक्चर्स अब की भी शामिल हुई थी जो शादी के वक्त और शादी के बाद की थी। वहीं दूसरी तरफ मीठी मन्नत के साथ थी और मीठी हैरान थी कि मन्नत उसे ज़बरदस्ती क्यों रोक रही थी, क्योंकि मन्नत उसे अपने रूम में लेकर आई थी ये बोलकर कि उसे मीठी को कुछ देना है, और उसने मीठी को एक नेकलेस दिया भी था। लेकिन अब वो फिर भी उसे रोक कर बैठी थी, ना ही उसे बता रही थी कि आखिर उसने उसे रोक क्यों रखा है, और ना ही उसे जाने दे रही थी। मीठी के चेहरे पर थकावट साफ नज़र आ रही थी और मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका और अरनाथ का क्या ही होगा, क्योंकि मीठी की थकावट देखकर लग नहीं रहा था कि अरनाथ जो उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा है वो दोनों उस सरप्राइज़ का लुत्फ़ उठा पाएंगे। आखिर मीठी खुद ही बोली, क्या मैं अपने रूम में चली जाऊँ माँ? मेरा मतलब है मेरा सिर दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। मन्नत अब उसके सवाल का कोई जवाब दे ही नहीं पाई। बस उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और मीठी भी रूम से बाहर आ गई। दूसरी तरफ अरनाथ अब बेड पर फूलों की सेज सजा रहा था। अभी वो ये सब कर ही रहा था कि तभी उसे बाहर से मीठी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसने मीठी के पैरों में जो पायल पहनाई हुई थी उसका शोर दूर दूर तक सुनाई देता था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो मेरी जंगली बिल्ली आखिर आ ही गई। ये बोलकर उसने जल्दी से सारे फूलों को अच्छी तरह से फैला दिया और फिर तुरंत पीछे की तरफ हट गया। उसी वक्त रूम का दरवाज़ा खुला और जैसे ही मीठी ने अंदर की तरफ देखा वो हैरान रह गई, क्योंकि रूम की लाइट्स ऑफ थी। मीठी का मन मायूस हो गया ये सोचकर कि अरनाथ उसके बिना ही सो गया। जब से उन दोनों की शादी हुई थी तब से अरनाथ एक बार भी उसके बिना नहीं सोया था। उसने अपना कदम रूम के अंदर की तरफ बढ़ाया और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि रूम में एकदम से रोशनी फैल गई थी। नीचे जो कैंडल्स अरनाथ ने ज़मीन पर बिछाई थी वो सारी एक पल में जाग उठी थी, और साथ ही साथ पूरे कमरे में फूलों की महक भी मीठी को अब बहुत अच्छी तरह से आ रही थी। बेड पर आसपास सफ़ेद रंग के पर्दे लगे हुए थे और सामने खिड़की खुली थी, लेकिन पर्दे बड़े ही खूबसूरती से लहरा रहे थे। वो सब देखकर मीठी हल्का सा मुस्कुराई और उसने अंदर बेड के पास खड़े अरनाथ की तरफ देखा। अरनाथ भी बड़े ही प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था। मीठी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, ये सब? अरनाथ ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, अपनी जंगली बिल्ली के लिए किया है। मीठी हंसी और बोली, अच्छा मैं जंगली बिल्ली हूँ तो आप क्या है? अरनाथ भी मुस्कुराते हुए बोला, मैं वो हूँ जो इस जंगली बिल्ली को पसंद हूँ, और अब इस जंगली बिल्ली को क्या पसंद है ये तो इस जंगली बिल्ली को ही पता होगा। उसकी बात सुनकर मीठी और भी ज़्यादा हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर अरनाथ का दिल भी खुश हो रहा था। वो जैसे जैसे मीठी के चेहरे पर झुकने लगा, मीठी की हंसी एकदम से बंद होने लगी और वो भी प्यार भरी नज़रों से अरनाथ की तरफ देखने लगी। जब अरनाथ पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुक गया तो मीठी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, मुझे शर्म आ रही है। अगले ही पल अरनाथ ने उसका चेहरा अपने सामने किया और बोला, और मैं पूरी तरह से बेशर्म हूँ।
ये बोलकर उसने मीठी का चेहरा पूरी तरह से अपने हाथों में थाम लिया था और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे समूच करने लगा। मीठी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने हाथ अरनाथ के कंधे पर रखकर उन्हें उसकी गर्दन तक ले जाने लगी थी। वो भी अरनाथ को रिस्पॉन्स दे रही थी और अरनाथ भी उसे पूरी तरह से अब अपनी बाहों में जकड़ता जा रहा था। वो उसे लेकर बेड की तरफ आया और बड़े ही प्यार से उसे बेड पर लेटाकर उसे और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ किस करने लगा। उसे बेड पर लेटाते वक्त एक पल के लिए भी उन दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी और दोनों डीपली एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब मीठी के हाथ अरनाथ की पूरी पीठ पर चल रहे थे और अरनाथ के हाथ भी मीठी की बॉडी को एक्सप्लोर करने लगे थे। अरनाथ के हाथों को अपने बदन पर महसूस कर मीठी की सांस गहरी होने लगी थी, जो अरनाथ की सांसों के साथ ही घुल रही थी। और अब जब अरनाथ ने उसके बदन से उसके कपड़ों को हल्का हल्का अलग करना शुरू कर दिया, तो मीठी ने भी उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। मीठी की तरफ से ये शुरुआत होते देखकर अरनाथ मुस्कुराया। उसने अपना चेहरा मीठी के चेहरे से हटाया और प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोला, इतनी भी शर्म नहीं आती है तुम्हें? मीठी मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप बेशर्म हैं तो मुझे भी तो बेशर्म बनना ही पड़ेगा ना मिस्टर स्वीट। अरनाथ मीठी की बात पर मुस्कुराया। उसे एक बार फिर से उसकी वो मीठी मिल चुकी थी जो शुरुआत में थी। उसका एकदम से बिंदास होना और अपने दिल की बात झट से कह देना, ये तो उसकी मीठी की सबसे बड़ी खासियत थी। अरनाथ एक बार फिर से मीठी के होठों को चूमने लगा था और मीठी भी बेकरार होकर उसमें पूरी तरह से खोने लगी। कुछ ही देर में उन दोनों के बदन पूरी तरह से बेलिबास हो चुके थे। अरनाथ अपने होठों से मीठी के बदन का हर एक अंग बड़े ही प्यार से चूम रहा था और मीठी भी पूरी तरह से सिहर रही थी। उसकी गहरी गहरी सांस पूरे कमरे में गूंज रही थी और अरनाथ ने उसके हाथों को अपने हाथों में कसते हुए खुद को पूरी तरह से उसे सौंप दिया था और मीठी की दर्द से आह निकल गई थी। लेकिन अगले ही पल अरनाथ ने उसके होठों पर हावी होते हुए उसके दर्द को कम करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे खुद को मीठी के अंदर महसूस कर रहा था और मीठी का दर्द अब जा चुका था और वो अरनाथ का थोड़ा थोड़ा साथ देने लगी थी, जिसके बाद अरनाथ और भी ज़्यादा शिद्दत से उसे प्यार करने लगा था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी वैसे वैसे उनके प्यार की गहराइयाँ भी बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आहान अपने कमरे में था और सोया हुआ था। अचानक ही उसकी आँख खुली जब उसने अपना हाथ अपने बगल में रखा और वहाँ पर उसे जन्नत नहीं मिली, तो उसने अपनी आंखें अच्छे से खोलकर पूरे कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन जन्नत पूरे कमरे में नहीं थी। वो तुरंत बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ आया, ये सोचकर कि कहीं जन्नत की तबीयत ख़राब तो नहीं हो गई। कई बार उसे रात को अचानक ही वॉमिट होने लगती थी, लेकिन जन्नत वॉशरूम में भी नहीं थी। आहान ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता हूँ? ज़रूर हेवन को किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही होगी और वो नीचे गई होगी। ये बोलकर जैसे ही वो रूम से बाहर निकलने लगा, उसने साइड टेबल की तरफ देखा। साइड टेबल पर एक लेटर रखा था। उसने उस लेटर को जल्दी से उठाया और उसे पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, ऊपर टेरेस पर इंतज़ार कर रही हूँ आपका, जल्दी से आ जाइए ना आहान। वो लेटर पढ़कर आहान एकदम हैरान रह गया कि आज उसकी नखरे वाली बीवी एकदम से रोमांटिक कैसे हो गई। लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो सोचकर अपना टाइम ख़राब करे। वो तुरंत रूम से बाहर निकला और सीधा टेरेस की तरफ आया। टेरेस की तरफ आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने पूरा टेरेस सजा हुआ था। उसे इस तरह की एक्सपेक्टेंस जन्नत से बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, वो जानता था कि जन्नत उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो उसे इस तरह से स्पेशल फील करवाएगी ये उसने नहीं सोचा था। वो जैसे जैसे आगे की तरफ आ रहा था, रोशनी बढ़ती जा रही थी।
सामने बेहद खूबसूरत बेड लगा हुआ था, जिसके आसपास पानी के काफ़ी बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे, जिनमें गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ तैर रही थी और साथ ही साथ उसमें दिए भी रखे हुए थे जो जल रहे थे। पूरे टेरेस पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी खुशबू फैली हुई थी, लेकिन जिस चीज़ के लिए हान सबसे ज़्यादा बेसब्र हो रहा था, वो चीज़ उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, और वो थी जन्नत खुद। तभी उसकी नज़र टेरेस के बिल्कुल किनारे पर गई, जहाँ पर जन्नत रेड कलर की एक खूबसूरत सी साड़ी पहनकर खड़ी थी। उसके बाल हल्के हल्के हवा में लहरा रहे थे और गोरा बदन चांद की रोशनी में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन में अमानत रूम में रेयान का इंतज़ार कर रही थी, जो अयान को लेकर नीचे गया था। वह शायद अयान से सबको गुड नाइट बुलाने लेकर गया था। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और अमानत ने दरवाजे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि सामने रेयान अकेला खड़ा था। उसने तुरंत पूछा, अयान कहाँ है? लेकिन रेयान ने बदले में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई।